अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सितरा इकबाल आपका, और मेरा साथ हमेशा की तरह रहेगा 11 बजे तक अगले 2 घंटे के लिए। और अगर आप ये आज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं तो यकीनन सुबह हम आपके साथ होते हैं और आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट पे हमारा टॉक रिपीट होता है इन द आफ्टरनून, एंड आई होप दैट यू रियली लाइकिंग इट। मुझे आज एंटरटेनमेंट के फेसबुक पेज पे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम, ये डिस्कशन जो अब हम वहाँ पे भी करते हैं। इन केस अगर आप सुबह के वक्त मिस कर देते हैं, सो द इम्पोर्टेंट डिस्कशन कम्स टू यू इन द इवनिंग। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बड़ा ही हसास सब्जेक्ट है। हर शख्स ये दुआ करता है कि उसका एक नाम लेवा, उसकी लेगेसी दुनिया में बाकी रहे, और इसी ख्याल के साथ वो अपनी फैमिली को बढ़ाता है, औलाद की नेमत अल्लाह ताला से मांगता है। और यकीनन हमने ये देखा है कि इससे बड़ी नेमत कोई हो नहीं सकती। जिन लोगों की आरजू है अल्लाह ताला उनकी ये मुराद पूरी करे, उनको इस नेमत से नवाजे। लेकिन कभी कभार हमें ऐसा लगता है हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उनके पास तमाम तर चीज़ें होती भी हैं और वो उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि बहुत जल्द उनकी गोद में उनका प्यारा बच्चा आ जाएगा, लेकिन एक तकलीफ दे अमल जिससे वो गुजरते हैं, एक तकलीफ दे हकीकत जिसका उनको तजुर्बा करना पड़ता है, वो है मिसकैरेज। इसके बारे में हमारे यहाँ कम बात की जाती है, और अक्सर इसका जो ग्रीविंग प्रोसेस होता है, अगर एक माँ इस तकलीफ से गुजर रही है, उसके बाद जो उसको सलाह दी जाती है, जो उसकी काउंसलिंग होती है, उसको बार बार ये कहा जा रहा होता है कि वो नाशुक्री कर रही है, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करे, सब्र करे, और अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मुराद पूरी करेंगे। लेकिन मिसकैरेज से जुड़ी हुई बहुत सारी बहुत अहम बातें, चाहे उसमें ख्याल रखने के हवाले से हो या इस तजुर्बे से गुजरने के बाद अपने आप को संभालने का अमल हो, उस पर आज हम बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इसके साथ साथ जी आज प्रोग्राम की शुरुआत आप देख सकते हैं कि मेरे सेट पे भी खूबसूरत से हमने रंग सजाए हुए हैं और लाइट्स भी आपको नज़र आ रही हैं। एक सेलिब्रेशन का समा है, और क्यों ना हो, हमारे सरकार की आमद मरहबा, यानी रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, और इस महीने की मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह ताला हम एक स्पेशल भी करेंगे जिसके अंदर हम ईद मिलादुन नबी स्पेशल प्रोग्राम हमारा होगा, उसके लिए आप मुंतज़िर रहिएगा। लेकिन ये ख़ास महीना हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इसकी बरकतों से हमारी तमाम तर आरजुएँ, तमाम तर जो नेक ख्वाहिशात हम लोगों के लिए रखते हैं, अपने लिए रखते हैं, अल्लाह ताला वो तमाम उम्मीदों को बढ़ाए। अच्छा जी, ये जो बात की जा रही थी एक स्पेशली कल के हवाले से हम देख रहे थे कि सियासी मंजरनामे पे एक तरफ जो निगाहें मरकूज़ थी, ट्यूसडे वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ़ैसला सुनाया जाना था नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से, और उसमें काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुई। जिस तरह हम देख सकते हैं कि पहले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम फौरी तौर पर ज़मानत दी जाए कि उनकी ज़िंदगी को कुछ नहीं होगा, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी मानना था कि ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन कल की अहम खबर ये है कि 8 हफ्तों के लिए, यानी लगभग 2 माह के लिए, नवाज शरीफ साहब की ज़मानत को तिब्बी बुनियादों पे कबूल कर लिया गया है। और इस पे सबसे बड़ा नैब का जो आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने कहा कि इसको टाइम बाउंड किया जाए। बहुत अहम है कि सिर्फ उनको ज़मानत ना दी जाए, लेकिन क्योंकि अगर ये तिब्बी बुनियादों पर हो रहा है और उनको लगता है कि इलाज मुआलजे में बेहतरी आएगी अगर उनको ज़मानत दे दी जाए, उनको कुछ अरसे के लिए ही इज़ आउट ऑफ द जेल, तो वो रिलीफ नवाज शरीफ साहब को ज़रूर मिला है। हम दुआ गो हैं कि उनकी तबीयत बेहतर हो। इसमें भी हमने देखा कि PMLN के कई अराकीन का, कई लीडर्स का ये मानना था कि अगर हम उसको टाइम बाउंड कर देते हैं तो ये मरीज़ के लिए जहनी दबाव है, प्रेशर है कि अब उसने 8 हफ्ते में बेहतर होना है। लेकिन बहरहाल जी, ये अभी तक की इसमें डेवलपमेंट है, और मेरे ख्याल में एक तरह से दोनों के लिए एक ऐसा फैसला है जो मेरे ख्याल में दोनों के लिए काबिल कबूल भी है। हुकूमती अराकीन की तरफ अगर देखें, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा का कल बयान आया कि अदालत के इस फैसले को हुकूमत और PTI इसको कबूल करती है। और अब देखना ये है इंशाल्लाह ताला कि 8 हफ्ते के बाद सूरत हाल क्या होती है। इसके अलावा जी दूसरी बड़ी खबर, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मार्च है वो रवा दवा है, पंजाब की तरफ वो रुख किए हुए है। अब सूरत हाल हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि जहाँ तक सिंध का ताल्लुक था, एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट, उनकी हिमायत उनको हासिल थी, तो यहाँ तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन सवाल एक ये भी पैदा होता है कि मौलाना साहब ये मार्च कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, और ये मार्च कर रहे हैं लोगों का एहसास रखते हुए, लेकिन अगर आप उनके काफ़िले को देखें तो मुझे बड़ी अजीब व गरीब इसमें तज़ाद भी नज़र आता है।
है कि बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जी, और उनका भी टूल पता नहीं वो देते हैं नहीं देते। एक तो वो टूल के अमाउंट कई दफ़ा हमने देखा कि उनका कैरवन ऐसे ही निकल जाता है। दूसरा ये कि जो लवाजमात किए जा रहे हैं, जो खाने पीने का इंतज़ाम है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसके लिए भी तो किसी ने खर्चा किया है। अगर ये एहतजाज महंगाई के हवाले से, तब तो लोग खुद बेसाख्ता अगर निकले हों आपके साथ तो बात समझ में आती है, लेकिन इस रैली को मोबिलाइज करने के लिए जो फंड्स खर्चे गए हैं उसका सवाल लेने वाला कोई नहीं है। यानी अगर वो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्च कह भी रहे हैं और ये कारवान कराची से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, तो सवाल ये पैदा होता है इसको कैसे फंड किया जा रहा है और इस पर कितनी लागत आई है। उस खर्चे का कोई जिक्र नहीं करता, उस खर्चे पे कोई बात नहीं की जाती। लेकिन सिदम ज़रीफ़ी ये है कि ये मार्च महंगाई के खिलाफ है। इस पर ज़रा सोचिए, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो राउंड अप भी दिखाएंगे, बाकी बातें भी होंगी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और पता नहीं आपके दिल का इस वक्त क्या हाल है, लेकिन जिस तरह पूरे मुल्क में इस वक्त मसाजिद बरकी कुमकुमों से सजाई गई हैं, एक रंग का, एक नूर का सा समा है, तो यकीनन इस मंथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यकीनन आकाए दो जहान की आमद का महीना है और इस महीने से जुड़ी हुई लोगों की ख्वाहिशें भी हैं और ताज़ीमात भी हैं। यकीनन इट्स अ टाइम टू बी हैप्पी। सो आगे बढ़ते हैं और ज़रा नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। लेट्स टेक अ लुक व्हाट इज़ आज इन फोकस। जी जनाब, आपको हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमारी हेडलाइंस और मेन बुलेटिन्स में होती हैं, उसके अलावा भी पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। जिस तरह के आज हमने ये मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की रिपोर्ट देखी, उसके अलावा बहुत बहुत शुक्र, सच शुक्र कि जो ये साइक्लोन है क्यार के नाम से, इसकी जो तबाहकारी है, इसकी जो इंटेंसिटी है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। ये पहले 5 ग्रेड का साइक्लोन करार दिया गया था, अब इसको कम करके हम देख सकते हैं कि ये 4th ग्रेड पे आ गया है, नंबर 4 पे इसकी पॉइंटिंग चली गई है। उम्मीद यही है कि इसका रुख बदल जाए और जिस तरह हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान से की तरफ नहीं बल्कि इससे दूर इसका रुख है, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। जी आगे बढ़ते हैं और जिस तरह के हमने कहा आज एक्शन का रिएक्शन में ज़रा बात की जाए मौलाना साहब की आज़ादी मार्च की, जो लाहौर से अब इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। किसी धरने से नहीं डरती हुकूमत वक्त, ये उनका दो टोक बयान है। और साथ साथ ये कि कानूनी किसी भी किस्म की कानून को हाथ में लेना या किसी भी तखरीबी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसके ऊपर एक जवाबी कार्रवाई होगी, ये भी कह दिया गया है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अस्मा शिराजी साहिबा। उनसे जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस तरह इस सियासी सूरत हाल को बदलते हुए या डेवलप होते हुए वो देख रही हैं। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इस मार्च की पंजाब में एंट्री हो चुकी है और जो बड़ी कयास राइयाँ हो रही थी कि इनको टफ टाइम मिलेगा, कुछ टकराव की, कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल हो सकती है, उससे तो निकल के अब ये लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है? मेरा ख्याल है कि पंजाब में भी कोई इस क्राउड को या जो एक आ रहा है काफिला, इसको कोई शायद ख़ास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ मामला तय पाए हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो गवर्नमेंट को उस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि अगर वो इतवार बाज़ार का जो डिपो है वहाँ पे आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे इंतज़ामात भी हैं, नमाज के भी और बाकी चीज़ों के भी, तो इस हद तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उसके बाद शुरू होती है कि जब अगर क्राउड आ गया और कोई बहुत बड़ी तादाद में क्राउड आ गया और उन्होंने पुश बैक किया और वो आके डी चौक में बैठ गए, तो फिर जाहिर है कि एक तसादुम किसी सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। और ये अब हुकूमत इसके ऊपर ज़रूर सोच रही है और इस पर सख्ती से ये कहा गया है कि जो हमारी इत्तलात हैं कि रोका जाएगा अगर वो डी चौक की तरफ आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ तक मौलाना रहते हैं और पंजाब से भी गुजर के उनके लोग आ जाते हैं, काफिले आ जाते हैं और केपी से भी आ जाते हैं, क्योंकि मौलाना का ये क्लेम है कि केपी से और पंजाब से और बलूचिस्तान से उनके पास एक बड़ी तादाद आएगी। तो अगर वो इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोगों को ले आए तो जाहिर है कि इस्लामाबाद एक छोटा शहर है, एक थोड़ी जगह है। कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं जानना कि अभी तक मौलाना साहब का काफिला
एक तनतनहा काफिला है, यानी उनको कहा तो गया कि बाकी अपोजिशन जमातें उनके साथ हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे कि PMLN ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने क्राउड्स को मोबिलाइज किया हो, यानी ये एक दूरी भी बनाए हुए हैं उनके साथ। अब जबकि ये लाहौर भी क्रॉस करके बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं, आप क्या समझती हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काफिले का हिस्सा बनेंगे, मौलाना साहब के साथ उनकी स्ट्रगल में, इस एहतजाज में शामिल होंगे? कल तक हम देख रहे थे कि PMLN के लिए सबसे बड़ा जो इशू था या मौक़िफ़ था वो नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर होना था, जिसको अब 8 हफ्ते की उनकी ज़मानत को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद आप PMLN का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ देखती हैं? क्या वो इनके साथ हो जाएंगे? फिलहाल तो देखिए लचक नजर नहीं आ रही है। अब ये डिपेंड करता है मौलाना की स्ट्रेटजी पे, क्योंकि मौलाना ने अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपना लाए अमल है, वो पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन 2-3 दिन यहाँ पे अगर वो बैठते हैं और 2-3 दिन के बाद अपना लाए अमल जो है वो तरतीब देते हैं, या इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं कि अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, उनके कारकुन भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली जो लीडरशिप है बाकी जमातों की वो भी सर जोड़ के बैठेगी। और फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि रहबर कमेटी जो है वो बातचीत करेगी और मुज़ाकरात करेगी। आपको याद होगा कि मौलाना ने एक बड़ा अहम जुमला कहा था, उन्होंने कहा था कि हम डिजोरे से नहीं बल्कि हम डिफेक्टो से बात करेंगे, यानी जो असल ताकत है उसके साथ हम बातचीत करेंगे। तो अब हुकूमत को वो असल ताकत नहीं समझते, वज़ीर आज़म से वो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो देखना यही है कि क्या मौलाना जो है वो किससे बात करेंगे, किन नुकात पे बात करेंगे, क्योंकि एक डेडलॉक किसी सूरत हाल तो है कि वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा क़तई तौर पर नहीं दूंगा। तो देखना यही है कि वो किन सिचुएशन में किन मुतालबात के साथ और किस से बात करते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है इस्तीफा ऑन व्हाट ग्राउंड्स, यानी अगर हम 126 दिन का धरना PTI का जो था वो तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, वो कहते थे कि जी 4 हलकों के नताइज की बात की गई थी लेकिन वो पूरे नहीं हुए, तो दे वर चैलेंजिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑफ दैट टाइम कि उनकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उनका कितना मैंडेट सही है। लेकिन यहाँ तो सवाल ये बात हो रही है कि अगर मौलाना साहब इस्तीफा मांग भी रहे हैं, वो अवाम के कौन से मसाइल को इस इस्तीफे से हल कर पाएंगे? अगर वो बहुत बड़ा शो ऑफ पावर कर भी लेते हैं, वहां पे लोग मौजूद होते हैं, अगर इफ ही इज राइडिंग ऑन दैट सेंटिमेंट कि लोग समझ रहे हैं कि जी मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसका हल तलाश करना है, इस्तीफा इसका हल कैसे है? ये सवाल हम सबके जहनों में है। साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो 8 हफ्तों की रिलीफ तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी गई है PMLN के सरबराह यानी नवाज शरीफ साहब को, इसका क्या असर पड़ेगा? उस पर भी हम देख रहे थे कि अरकान ज़्यादा खुश नहीं। उन्होंने कहा कि जी ये तो एक तलवार लटक रही है, प्रेशर बिल्डिंग है मरीज के ऊपर, इस पर टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए था इस जमानत को। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जहाँ तक खान साहब ये NRO ना देने की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इस बात के पीछे एक पूरी मतलब लोगों को पता है कि NRO इस मुल्क के अंदर डिक्टेटर्स ने दिया या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आता रहा NRO। और दूसरी बात ये कि इस वक्त सारे केसेस जो हैं वो अदालत के अंदर हैं। अलबत्ता जो कल अदालत का फैसला हुआ है जिसके मुताबिक अदालत ने कहा कि 2 हफ्तों के बाद, 2 महीनों के बाद आप रुजू करेंगे इंतज़ामिया के साथ, वहाँ देखना इंपॉर्टेंट होगा कि हुकूमत जो है वो किस तरह से डील करती है बीमार नवाज शरीफ को। तो वहां पे NRO वाली सिचुएशन ये बनती है नहीं बनती, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है कि खान साहब जो हैं वो किस तरह से इस बात को लेके चलते हैं और किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है हुकूमतों के लिए अगर उनके पीछे जो है वो अवाम ना खड़े हों। और अगर 9 सियासी जमातें जो कि सियासी जमातें हैं जिनका अच्छा खासा वोट बैंक है, वो आते हैं और वो आके ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म इस असम्बली से इस्तीफ़ा दे दे, तो वज़ीर आज़म तो नहीं देंगे, तो फिर क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक भी पैदा हो सकता है। और क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि वज़ीर आज़म कहें कि नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाता हूँ। और नोइंग खान साहब कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो माजी में उन्होंने जो कहा है वो किया भी है, तो इस तरह से देखा जाए यानी यू टर्न्स तो बेशक उन्होंने लिए हैं, लेकिन जब वो जिद पे अड़ जाते हैं तो फिर वो अपनी जिद पूरी करते हैं। अभी तक वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो देखना यही है कि सूरत हाल कहाँ बनती है और NRO कौन किसको देता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन नवाज शरीफ का रिहा होना, नवाज शरीफ का अस्पताल में होना और आज़ाद होना,
किसी न किसी मरहले के ऊपर इस हुकूमत के लिए और जो इदारे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और ये बात जो है मुख्तलिफ बातों में, मुख्तलिफ तबसरों में, मुख्तलिफ हुकूमती हलकों में ये बात जो है वो डिस्कस होती रही है और हो रही है कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगले 8 हफ्तों के दौरान। इवन अगर नवाज शरीफ साहब जो है बाहर होते हैं तो NRO कौन देता है, कौन लेता है, ये बड़ा दिलचस्प मरहला है और ये मरहला अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत जी हमारे साथ मौजूद होने का सवाल फिर वही आता है कि अगर डिमांड कर भी रही है अपोजिशन की 9 सियासी जमातें, जैसे आपने कहा, एक भारी मैंडेट लेके वजीर आजम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, लोगों ने उन्हें चुना है। इस इंतखाब के बाद अगर ये सवाल उठाया जा रहा है, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हर कोई करता है, अपना शो ऑफ पावर भी दिखाना चाहता है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब अगर जुलूसों से, इजलास से, लोगों से खिताब कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, लेकिन क्या ये जमातें ऑन ग्राउंड अपने लोगों को, अपने हामियों को मोबिलाइज करेंगी? दैट इज येट टू बी सीन। अगले 8 हफ्तों में सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, हु इज एक्चुअली इन द पोजीशन व्हेन दे आर कॉलिंग द शॉट्स। नवाज शरीफ साहब को ये 8 हफ्ते की जमानत तो मिली है, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि PMLN पूरी तरह से मैदान में आएगी अगेंस्ट द प्रेजेंट? साथ ये भी कि दिस इज अ वेरी डेलिकेट पॉइंट, स्पेशली फरमान खान साहब। अभी तक तो ही इज बीन इन दैट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जहां वो कहते हैं कि धरने से या सिर्फ लोगों के आ जाने से, प्रोटेस्ट करने से फर्क नहीं पड़ता हुकूमत को, क्योंकि इट इज अ शो ऑफ पावर। लेकिन जो डिमांड है उसकी कितनी बेसिस रियलिटी पे है, और कहां वो लोगों का सेंटिमेंट सिर्फ मिसयूज किया जा रहा है, ये भी पीपल आर सेन इनफ टू एक्चुअली गेज एंड टेल। इसी के साथ जी आगे बढ़ते हैं, मुल्की सियासत के बाद जरा चलते हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ल्ड राउंड अप, और उसके बाद बढ़ेंगे हम ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपकी मुलाकात कराते हैं मिलो पाकिस्तान में विद अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। सो स्टे विद अस एंड टेक अ लुक एट द वर्ल्ड पैकेज। वेलकम बैक। अब ज़रा बात करते हैं फ़नून लतीफ़ा की, यानी फ़ाइन आर्ट्स की, जो हमारे मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करती है। अक्सर हमने ये भी देखा है कि आर्ट से जुड़े हुए जो मौज़ूआत हैं, जो इवेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो किसी कंट्रोवर्सी का निशाना बन जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इसकी शमा जलाए हुए हैं, जो अपने आर्ट को, अपने पैशन को परसू कर रहे हैं। और आज आप आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मिनिएचर आर्टिस्ट यानी सानिया आरिफ से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया, क्या हाल चाल है आपके? आपको बताते चले व्यूअर्स के इन्होंने ग्रेजुएट किया है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन फाइन आर्ट्स, और अब तक 19 ममालिक में ये अपने काम को एग्जिबिट कर चुकी हैं, डिस्प्ले कर चुकी हैं। बहुत सारे ममालिक से इनको टाइटल्स भी मिले हैं। हाल ही में हम देख सकते हैं कि आर्ट रेवोल्यूशन टाइपी जो कि ताइवान में हुआ था, इंटरनेशनल आर्टिस्ट सैलून ऑफ 2019 में इनको सिलेक्ट किया गया। स्पेशल अवार्ड्स, प्रिविलेजेस दी गई, और इनका पूरा एक वॉल था जिसके अंदर 6 पेंटिंग्स को इनकी डिस्प्ले किया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये बहुत लंबा सिलसिला है, बिकॉज 2006 में पहली दफा ये गई थी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, जहां पे इनको ब्रिटिश एम्बेसडर का अवार्ड भी दिया गया। शी हैज कंटिन्यूड हर एफर्ट्स। इसके अलावा नवंबर 2018 में फर्स्ट डिफान इंटरनेशनल ऑयल पेंटिंग एग्जीबिशन चाइना में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें तकरीबन 10 इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया था। एंड वी आर वेरी प्राउड दैट सानिया वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। सानिया, माशाल्लाह से वेरी इवेंटफुल जर्नी यू हैव हैड सो फार। मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा आर्ट इंस्पायर करता है, यानी व्हाट आर द काइंड ऑफ पिक्चर्स you like? Is it nature? Is it the detailing of interiors, buildings? Miniature में आप क्या पसंद करती हैं ज़्यादा पेंट करना? बेसिकली मिनिएचर में मुझे इंस्पिरेशन मिलती है मुगल आर्ट से। ओके, आई लाइक मुगल आर्ट, और उसमें जितना गार्डनिंग, उनके आर्किटेक्चर, उसमें सब कुछ आ जाता है मुगल आर्ट में। उसके कलर्स, बहुत ब्राइट कलर्स वो लोग यूज़ करते हैं। मैंने उससे इंस्पायर होते होते अपने आर्ट को भी उससे रिलेट किया। लेकिन बेसिकली हम अब मुगल एरा में नहीं है, अब हमारा दौर अब चेंज हो चुका है, तो मैंने इसको आज मॉडर्न दौर में इसको ट्रांसफर मुझे किया। बड़ा खूबसूरत लगा। मैं हाल ही में आई वाज इन इस्तांबुल सानिया, एंड आई नोटिस के वो जो उनकी एक यानी एक रूमी की और बाकी उनका अपना एक ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री रही है। बड़े खूबसूरत मिनिएचर्स एंड कैलीग्राफीज वो लोग बनाते हैं। आप चाहें तो आप उसको फ्रेम किया हुआ परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर अवेलेबल कि आप उसको घर आके फ्रेम करा लें, कि अगर आप इतना भारी उसको कैरी नहीं करना चाहते। दैट इज सच अ ग्रेट आइडिया। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ नज़ारे हैं, हमारी मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं, उसके अगर मिनिएचर्स हों, दैट मेक्स एन एक्सीलेंट गिफ्ट। लेकिन ये हम कर क्यों नहीं पाते? वेयर इज द डेडलॉक? आई डोंट नो, बट आई थिंक कि हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो आज किस तरह से वो आर्ट को देख रहे हैं,
लेकिन हो रहा है काम। जैसे ख़ास तौर पे लाहौर में मिनिएचर आर्ट जो होता है वो तकरीबन, क्योंकि लाहौर में जो आर्किटेक्चर है बहुत खूबसूरत है और कुछ हमारे ओल्ड पीरियड से भी रिलेटेड हैं, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं और कराची की जो बेस आर्टिस्ट, इनमें डिफरेंस है। कराची बेस आर्टिस्ट बेसिकली मटेरियल्स, बिल्डिंग्स या इस तरह की चीज़ों को कैप्चर कर रहा है, लेकिन लाहौर की आप मिनिएचर देखें आपको वहाँ पे आर्किटेक्चर ये सब नज़र आएगा और बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर पे वो लोग मिनिएचर आर्ट बनाते हैं। मिनिएचर आर्ट का आप क्या फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान में? मिनिएचर आर्ट एक इंतहाई ऐसा नफासत बहुत ज़्यादा, और इसके आर्टिस्ट पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत कम। और अगर है भी तो उनका काम ऐसा है कि वो फिर इतनी आगे नहीं आ पा रहे जैसे आना चाहिए। बाकी वाटर कलर, ऑयल पेंट, स्कल्पचर, इन सब में तो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, लेकिन मिनिएचर लेते भी लोग बहुत कम हैं। बहुत जिनको थोड़ा पेशेंट, जिनकी पर्सनैलिटी में होता है वही इस फील्ड में आते हैं। सही। तो आई थिंक इसलिए, लेकिन मिनिएचर आर्ट जब मैं इंटरनेशनली प्रेजेंट करती हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट काम होता है ये, और पेंटिंग्स के मुकाबले में मिनिएचर बहुत डिफरेंट। लेकिन जिस तरह से मैं अपना मिनिएचर बनाती थी पहले स्मॉल स्केल पे, बेसिकली स्मॉल स्केल पे ही इसका होता था स्टाइल, लेकिन वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उन्हें बिग स्केल पे चाहिए, तो मैं तकरीबन 5x4 फीट के मिनिएचर्स बनाती हूँ उन गैलरीज के लिए जहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करना होता है। तो मिनिएचर मेरी जो मतलब मेरी फील्ड जो है वो भी रहती है साथ साथ, और उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी। आपको डिटेलिंग में, अब आपने माशाल्लाह 19 कंट्रीज में अपना काम एग्जिबिट किया, सानिया व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू? क्या आप इसी तरह एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? इसके लिए आपके पास स्पॉन्सरशिप सपोर्ट होती है या आपकी टोटली इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होती है? ये मेरा सबसे अहम सवाल है, क्योंकि यू नो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, हमारे यहाँ बड़े बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट, अगर आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आर्ट सप्लाईज, यू नो, क्रिएटिंग योर आर्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। कोई ऐसा इदारा, लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हों या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? Exactly. असल में यही एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है मेरी कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। अभी करंटली मैंने जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है उसमें पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, और ये बिनाले था चाइना में, वर्ल्ड एग्जीबिशन। ऑलमोस्ट 600 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, 103 कंट्रीज़ थी, और मुझको एक थोड़ी सपोर्ट चाहिए थी अपनी गवर्नमेंट से। सपोर्ट लाइक के पाकिस्तान एंड चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसमें विजिटिंग वीज़ा नहीं है पाकिस्तान के लिए, मुझे अब पता चला वो। अच्छा, और यानी हम जहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करते हैं, जब तक पीपल टू पीपल कॉरिडोर नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगी, हमारे आर्टिस्ट, हमारे लोग अगर वहाँ विजिट नहीं कर सकते तो दैट्स अ बिग गैप। और प्रॉब्लम ये आया कि आप अगर वीज़ा लेंगी तो आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्वाइट करे। ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन मेरे साथ एक छोटी बेबी है, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट। मैंने अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसा सोल्यूशन हो इसमें कि आप लोग मुझको भेज दें या मेरी बेटी को मतलब सपोर्ट कर दें, सिर्फ इतना कि मुझे वीज़ा चाहिए। और मैं उस एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रही हूँ बिकॉज मुझे टॉप 10 वर्ल्ड का अवार्ड मिल रहा था, और ये बेसिकली मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने बहुत बड़ा ऑनर था हमारे लिए भी, आपके लिए भी बाइस फख्र है हमारे और लिए। मैं उसको मिस कर दिया मैंने उसको, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं किया। रियली वांट टू पुश सानिया, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जितने हमारे सुनने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट को स्पेशली, देखें ये आपसे कुछ नहीं मांगते, हमारे यहाँ एसोसिएशन, फेडरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी टाइम एंड एफर्ट की इन्वेस्टमेंट होती है। और मैं क्योंकि खुद इस मरहले से गुजर चुकी हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट डिबेटर, मुझे पता है कि हम भाग दौड़ करके खुद ही वीज़ा ले रहे हैं, कोई टिकट के लिए खुद ही फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो फैसिलिटेशन वी नीड। और इससे पहले भी मैं इस तरह की कई ग्रीवियंस वाले लोगों को यहाँ बुला चुकी हूँ। वील अगस्त से उन्होंने कहा जी हमारे पास इन्विटेशन आया हुआ है लेकिन एक्सेस नहीं हो पाता, हम टाइमली पहुँच नहीं पाते। तो अगर यू नो दीज आर द पीपल हु आर फ्लैग कैरियर्स ऑफ द नेशन, अगर हम इनको फैसिलिटेट करेंगे तो इनकी कामयाबी, इनका मेरिट, इनका कोई भी माइलस्टोन, ये पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशन है। सो सानिया, आई होप दैट दिस रीचेस द पीपल। इसके अलावा एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लाइक एवरीथिंग एल्स, आर्ट भी पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की नज़र हो जाता है, हाईजैक हो जाता है उससे। हाल ही में हमने देखा कि एक और इसी तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। एक ऐसा वक्त हमारी कौम पे जब हम काफ़ी मुंतशिर नज़र आते हैं, हम यूनाइटेड नहीं हैं, हमें इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक आर्टिस्ट अपने तरीके से चीज़ों को बयान करता है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि
एक आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि वो इम्प्लीकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क ऑन सोसाइटी उसको भी सोचे कि क्या मैं फायर में मजीद तेल डाल रहा हूँ ताकि और आग भड़क उठे, या मैं उस आग में पानी डाल रहा हूँ, उसको बुझा रहा हूँ। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और एज एन आर्टिस्ट जब हम इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं, यहाँ कराची में जिस तरह इंटरनेशनली बिनाले हो रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको एक सॉफ्ट इमेज दें। हम यहाँ लोगों को बुलाएं, जैसे हमने अभी इंटरनेशनली आर्टिस्ट लोगों को यहाँ बुलाया है, वो यहाँ सब आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे, लेकिन जब तक हम उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर अपना नहीं दिखाएंगे और हम इस तरह की चीज़ें शो कर देंगे और फिर उसको एक इंतशार में पैदा कर देंगे तो लोग डरेंगे। कि पाकिस्तान की ये भी लोगों के जहन में बड़ा एक सवाल रहता है कि हमारे पाकिस्तान से जितने इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लोग होते हैं वो कंट्रोवर्शियल काम करें, वो अगर मुल्क की बुराई को या उसकी जो भयानक हकीकत है उसको उजागर अगर करते हैं तो उनको ज्यादा इंटरनेशनल पजीराई मिलती है। क्या ये सच है? मुझे लगता है। आपको लगता है? मुझे लगता है। हाँ। हम अगर इसी चीज को बहुत खूबसूरत दिखा दें, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करें, वो चीज लोग पीछे रह जाते हैं, और जो जितना ज्यादा हाईलाइट करेगा किसी इशू को उतना ही आगे आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई कि आप इतना बैड इमेज क्यों सबको दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ। और ये भी नहीं कहा जा रहा आपसे कि आप चीजों को व्हाइट वॉश करें। आपका सिर्फ नजरिए का फर्क ये है कि अगर इस तरफ कुछ खराब चीज है, कोई भयानक हकीकत है, तो जरा सा मोड़ के देखिए अपने आप को, आपको कुछ पॉजिटिव भी नजर आ जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं क्यों हमारा कुछ शैतानी दिमाग है, कुछ वसवसे हैं, हम उसी तरफ रागिब होते हैं, उसी चीज को मजीद उजागर करना चाहते हैं। जो बंदा बेचारा अगर पॉजिटिविटी की तरफ देख भी रहा है, आप उसको भी दोबारा वही भयानक हकीकत दिखाते हैं, एंड थिंग्स बिकम दे टेक अ टोल फ्रॉम हियर। क्या कहना चाहेंगी यंग आर्टिस्ट को सानिया बिफोर वी बेग लीव? यंग आर्टिस्ट के लिए मेरी मैसेज है कि मैंने भी एक पूरा सफ़र तय किया है। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आते हैं, इवन कि ऐसा भी होता है कि आप एग्जिबिट करते हैं लेकिन आपको कोई पजीराई नहीं मिल रही होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हम रुक गए, हमने अपने आप को यहाँ स्टॉप कर दिया और हमने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। मैं अपना एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मुझे कवरेज नहीं मिली, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली, मैंने इसको स्टॉप नहीं किया, मैंने इसको दूसरे रास्ते पे ले गई और मैंने इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जो पेंटिंग यहाँ सेलेक्ट नहीं हुई वहाँ पे उनको अवार्ड्स मिले। तो आई थिंक कि हमें अपनी जर्नी मेरिट अपना रास्ता खुद बनाता है। सानिया, आपकी यहाँ पे मौजूदगी मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है कि आप मेरे शो में आई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके थ्रू पता नहीं कितने और आर्टिस्ट इंस्पायर हो रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी एक मेंटल ब्लॉक है। वो कहते हैं कि जी कोई भी बच्चा अगर आर्ट करना चाहता है, इसका स्कोप क्या है, तुम कितने पैसे कमा लोगे, तो जरा इसकी करेक्शन कीजिएगा कि वो पैशन, वो तकवीयत क्या है, यानी डज दैट मेक यू वेरी हैप्पी व्हेन यू आर पेंटिंग योर थिंग? और मेरे ख्याल में कोई और डिग्री और बहुत सारे पैसे शायद आपको वो इत्मीनान नहीं दे सकते। ये फेस मैंने भी किया था कि मेरी मदर जो थी वो यही पूछती थी इसका स्कोप क्या है। हाँ। और फिर उसके बाद मतलब मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, मुझे सिवाय सर्टिफिकेट के कोई अवार्ड नहीं मिल रहा था, तो वो थोड़ी डिस्ट्रेस्ड थी। फाइनली आज वो नहीं है, लेकिन अब जो मुझे मनी अवार्ड मिल रहे हैं, हाँ। वो अगर आज होती तो डेफिनेटली वो बेइंतहा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे प्राइज मिले मुझे अब। लेकिन ये टाइम लगता है। आप ये ना सोचें कि हमने पहली एग्जीबिशन की और हमारी पेंटिंग उसी दिन सोल्ड आउट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लकीली हो भी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको ये टाइम लेना पड़ता है और आप इसको चलाते जाएं, अपने काम में महारत हासिल। थैंक यू सानिया फॉर बीइंग हियर, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह आपका कोई भी पैशन हो, और ख़ास तौर पे आप सिर्फ और सिर्फ जॉब की या पैसे की अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ना देखें, अपने पैशन को भी फॉलो करें। और अगर आप पैशन को फॉलो करते हैं और आपने कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप किया है तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब मिड टियर बिजनेसमैन जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते, बहुत हाई डिपॉजिट्स बैंक अकाउंट में मेंटेन नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक ख़ास अकाउंट MCB ऑफर कर रहा है। इसमें बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं, बहुत सारी सहूलतें हैं। आपको बताते चलें, इसमें कोई मिनिमल बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी MCB आपसे कहता है कि अगर आप मिड टियर बिजनेस अकाउंट अपना बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई कम अज़ कम बैलेंस की
अमाउंट सेट नहीं की गई है कि कम से कम आपने 20 लाख या 10 लाख मेंटेन करने हैं। इसके अलावा एवरेज बैलेंस आपका जो है वो कम से कम 5,000 रुपये से शुरू होता है। फिर इसके बाद आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। दीज बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। आप यानी अगर आपकी फर्म हो, पार्टनरशिप हो, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, उन सब के लिए ये मौके खुले हुए हैं। और इसके अलावा ATM, डेबिट कार्ड तो आपको मिलते ही हैं। लास्टली इस अकाउंट पे कोई ज़कात डिडक्शन डायरेक्टली नहीं होती। तो ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं। वंस अगेन इनकरेजिंग, MCB यहाँ पे इनकरेज कर रहा है लोगों को कि वो अपने स्टार्टअप्स, अपने आइडियाज़ को लेके आएँ, उसकी सस्टेनेबिलिटी बनाएं। इस वक्त पूरी दुनिया, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, ज़रा नज़र दौड़ा के देखिए सिर्फ हमारे खित्ते में, इराक में इसी हवाले से लेके ईरान में, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रही हैं वे पीपल फील कि थिंग्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। और इस एरिया को, इस टाइम को सर्वाइव करने का, सस्टेन करने का वाहिद हल यही है कि हम अपने कारोबार की तरफ जाएं और कुछ ना कोई ऐसा रास्ता खोलें जिसमें बजाय इसके कि हम सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हों, हम लोगों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करें। सो आई होप दैट यू विल टेक दैट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और साथ साथ अगर कभी आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करें, सो यू ऑल्सो हैव आर्ट दैट इज़ गोइंग टू इनकरेज यू। बढ़ते हैं जी हम एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आपको बताते चलें कि आज एक बहुत ही अहम और हसास टॉपिक के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं मिसकैरेजेस को। एक हेल्दी हैप्पी प्रेगनेंसी हो, ये हर खातून की, हर ख़ानदान की ख्वाहिश होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी प्रेगनेंसीज मिसकैरेजेस में रिजल्ट करती हैं। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम उम्री में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसमें उनकी बॉडी शायद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए तैयार नहीं होती। और जब अगर डॉक्टर्स उनको ये कहते हैं कि जी आपको आराम की ज़रूरत है या आपको अपनी देखभाल बेहतर करनी है, तो उसमें भी हमारे यहाँ कल्चरल दबाव आ जाता है कि नहीं जी ये तो सिर्फ कहा जा रहा है, काम से बचने के बहाने हैं, ऐसा क्या यूनिक है, दुनिया में हर कोई ही माँ बनता है। दोज आर द कॉन्सेप्ट्स जो कभी कभार ना सिर्फ बच्चे की लेकिन माँ के लिए भी एक जानलेवा और तकलीफ दे अमर बन सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव सब्जेक्ट। मैंने जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया, आज हम बात करेंगे मिसकैरेजेस की, यानी वो प्रेगनेंसीज जो फुल टर्म नहीं हो पाती, बच्चे की विलादत से पहले ही वो टर्मिनेट हो जाती हैं। इसकी कई वजूहात बनती हैं, जिसमें फ़िज़िकल इश्यूज़ भी हैं कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, या सिंपली स्ट्रेस फैक्टर्स भी इसको इंड्यूस कर सकते हैं। अगर तो काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी आगे बढ़ चुकी है तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है, 7th मंथ है तो आप बेबी को उसके अंदर रिकवर किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर, ऐसी प्रेगनेंसीज जो टर्मिनेट होती हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली देयर इज़ नो बेबी दैट इज़ बॉर्न या इट्स अ स्टिल बर्थ। तो हम आज उसके बारे में बात करना चाहेंगे। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, संभल कर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ इसके हवाले से जो बहुत सारी मिथ्स हैं, जो बहुत सारी क़यास आराइयाँ हैं, उनको उजागर करना भी ज़रूरी है। जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो फिर हमारे यहाँ माशरे में काफ़ी तकलीफ़देह बातें की जाती हैं, मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, ब्लेम गेम भी होता है कि जी फ़लानी वजह से हो गया, ग्रीविंग पीरियड नहीं दिया जाता। अगर तो ये आपकी पहली प्रेगनेंसी नहीं है जो कि मिसकैरेज में रिज़ल्ट करती है, तो बार बार माँ को उस सदमे से निकलने के बजाय सिर्फ कहा जाता है कि तुम्हारी जो बाकी औलाद है उसका ख्याल रखो। क्या आप मेंटली उस वक्त रेडी भी होते हैं टू गो बैक टू रियल लाइफ, टू गो बैक टू योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने, आप कॉल कर सकते हैं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल जो कि समझदार है, जो दहान दीदा है और समझता है इससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ बारीकियों को हमारे साथ आज मौजूद है। सबसे पहले वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है नाहिद अंसारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद आपा फॉर बीइंग हियर। अस्सलाम वालेकुम टू यू। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर जुबैदा हु इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर गायनी एट द KMDC। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी हैव आमना करीमी, यूर अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। करंटली यू वर्किंग एट मेजर एक्सक्लूसिव सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ आमद का। नाहिद आपा, सेंसिटिव सब्जेक्ट, एक तो हम कतराते हैं इस पर बात करने से। ख़वातीन अगर
प्रेगनेंसी पहले तो शेयर नहीं की जाती, ख़ानदान बहुत क्लोज लोगों को पता होता है, और खुदा ना खास्ता अगर मिसकैरेज हो जाए तो उसके बारे में बात नहीं करती। एक आई डोंट नो, वो सदमा होता है, शर्म होती है, एक अपने आप को उस वक्त इल्ज़ाम दे रही होती हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं उसको इसके बारे में ये कहूँगी कि आज आई एम नॉट ब्लेमिंग, मगर जो बच्चियां हैं, आपको पता है आज किसी का कहना सुनना हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा एक मसला है। Why did that person say this? देखिए, जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, और अगर वो आपको कुछ समझाते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए समझाते हैं। एंड आई डोंट थिंक जब हमारी शादियां हुई या वो वक्त की मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट फार बट इट इज़ फार ऑफ कि हम बड़ों को सुनते थे और देखते थे वो जिससे बात कर रहे थे, फिर वो आई थिंक आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। एंड यू हैव टू बी केयरफुल। बड़ों की इज्जत, बड़ों का कहना सुनना, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। आजकल हमें लगता है, मुझे अपने लिए भी, कि जो हम समझा रहे हैं, हम बड़े ही नहीं, हम खुद नहीं बड़े हुए भी। देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रॉब्लम है। बच्चियां आजकल की थोड़ी सी अगर समझ जाएं, और जो फैमिली सिस्टम होता था बड़ों का, माओ का तो सुनना नहीं है। और देखिए नाहिद आपा, अक्सर ये देखने में आता है, एंड डॉक्टर ज़ुबैदा कैन बैक मी अप ओवर हियर, कि पहली प्रेगनेंसी जिन ख़वातीन की है वो या तो खुदा ना खासा उसमें एक बहुत बड़ा नंबर है, या तो वो मिसकैरेज हो जाती हैं या फिर सी सेक्शंस की तरफ जाती हैं। क्या, जैसे नाहिद आपा ने इशारा दिया डॉक्टर ज़ुबैदा, कॉमन चीज़ें, कॉमन मिस्टेक्स क्या ख़वातीन कर रही हैं, कहाँ अपना ख्याल नहीं रख पा रही हैं, अपने आप को फिज़िकली ज़्यादा एग्जर्ट करती हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, खाने पीने की एहतियात नहीं होती, कॉमन मिस्टेक्स आप क्या देखती हैं? कॉमन मिस्टेक्स जो एज ए डॉक्टर, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं नोट करती हूँ, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में अभी तक ये कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ है कि हमें प्रेग्नेंट होने से पहले प्लान करना चाहिए, और जब हम प्लान करें कि अब हमें प्रेगनेंसी चाहिए, कपल जब प्लान करे तो दे शुड गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, दे शुड गो टू देयर डॉक्टर। और वो जिस तरह पूरे वर्ल्ड में प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक्स होते हैं, यानी प्रेग्नेंट होने से पहले जिन क्लिनिक्स में जाना होता है, आप वहाँ तशरीफ़ लाइए। अगर वो नहीं भी तो अपने डॉक्टर के पास आइए और उससे पूछें तो कि एम आई फिट टू गेट प्रेगनेंट। हो सकता है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है कोई अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही हो सकता है आप या आपके हस्बैंड अभी इस वक्त ऑप्टिमम हेल्थ पे ना हो, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम जन्म लेगी वो मिसकैरेज पे या सिजेरियन सेक्शन पे एंड अप हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरी दुनिया में प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक्स होते हैं, जैसे नाहिद आपा कह रही थी कि पहले बड़े बूढ़े ही आपको इसके हवाले से गाइड कर रहे होते थे, ना भी देखें। एक छोटी सी मिसाल, पूरी दुनिया में कहा जाता है इफ़ यू प्लानिंग अ प्रेगनेंसी तो ख़वातीन को फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देना चाहिए या आयरन खाना चाहिए, ताकि वही बात कि आपके जिस्म में इतनी ताकत हो, जान हो। लेकिन हम उसको पता, हमारे यहाँ तो जब पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो जाती है, दैट्स व्हेन पीपल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। नहीं, उस वक्त भी नहीं आते। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें हाँ। तो सास कहती हैं कि 3 महीने तक तो जाना ही नहीं है, और वो 3 मंथ्स ही बहुत क्रूशियल होते हैं। उस वक्त सारे ऑर्गन्स बेबी के बन रहे होते हैं। उस वक्त कोई भी खाई हुई दवा, कोई भी खाई हुई चीज़ बेबी के लिए क्रिटिकल हो सकती है, और उसी पीरियड में वो मिसिंग होते हैं। वो हमारे पास 3rd मंथ के बाद, 5th मंथ के बाद, इवन समटाइम 7th मंथ में भी आते हैं कि अब हमें आप रजिस्टर कर लें। तो ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, बच्चे की 9 महीने की केयर के लिए हमारे पास नहीं आते, जो सबसे ज़्यादा अहम है। जो नेटल केयर है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में माँ का लुक आफ्टर करना, बच्चे को लुक आफ्टर करना। खुदा न खासा कोई कॉम्प्लिकेशन माँ के लिए, जैसे कई ख़वातीन कहती हैं उनका थायराइड बढ़ जाता है या डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इट गोज़ बैक टू नॉर्मल। अच्छा, एक इसमें नोट करने वाली बात यह है आमना कि हमारे यहाँ वही वाली बात कि फैमिली प्लानिंग, एक तो पहले एक रेस लगी होती है शादी करने की, और शादी के फ़ौरन बाद पीपल वांट टू स्टार्ट फैमिली, तो एडजस्टमेंट पीरियड अभी कपल का ही पूरा नहीं हुआ होता है, एंड दे हैव सडनली गॉन इनटू द नेक्स्ट फेज वेयर दे आर स्टार्टिंग फैमिली। ये कितना स्ट्रेसफुल होता है? जी ऑब्वियसली देखें, अब एक लड़की शादी करके किसी घर जाती है तो उस घर का एनवायरनमेंट पूरा चेंज होता है, डायनामिक्स चेंज होता है। एडजस्टमेंट पीरियड नॉर्मली जो हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं 6 मंथ्स का होता है, कि 6 मंथ्स उसको एटलीस्ट दें, गलतियाँ भी करेगी, सीखेगी भी, आपके घर का कल्चर एक सीखेगी। वो लड़की उस पीरियड में एक्सट्रीम स्ट्रेस में होती है कि मैंने पता नहीं ये सही किया नहीं किया, इस तरह खाना सबका मूड देख के चल रही होती है, तो वो एक मेंटल स्टेट जो उसका होता है स्ट्रेसफुल होता है। तब उसके अंदर अगर प्रेगनेंसी आ गई तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा
कि फिजिकली वो कितनी फिट है प्रेगनेंसी बेयर करने के लिए, इसी तरह मेंटली वो कितनी फिट है प्रेगनेंसी बेयर करने के लिए, इस चीज़ को भी साथ में मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, सदियों से होता चला आ रहा है, जनरेशंस इसी तरह लोग जाके एडजस्ट भी हो जाते हैं, शादी के पहले साल में बच्चा भी हो जाता है, अब हम इन चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया के जो स्ट्रेसेस हैं, जैसे पहले ख़वातीन शायद बड़ा केयर फ्री, हम सबका यानी ख़वातीन मर्द सबका केयर फ्री माइंड होता था, हम इतने बिजी नहीं होते थे, हम अपने हर मिनट को सोशल मीडिया की कोशिशें नहीं कर रहे थे। इसका एक इम्पैक्ट, हमारी डाइट, हमारी स्लीप, एवरीथिंग इज हैविंग एन इम्पैक्ट। तो इन चीज़ों पे अब बात करना बहुत अहम है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं नीलम बात कर रही हूँ। जी नीलम, क्या कहेंगी? मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मेरे 12 जियान हो चुके हैं। 12 DNCs आप कह रही हैं? जी जी जी, बताइए मजीद इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी नीलम? मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, दिमाग और हलक में बहुत वो डिप्रेशन जमा है, बहुत मैं कुछ नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती। इतने डॉक्टरों के पास गई हूँ, इतने सारे टेस्ट करवाए और कुछ पता नहीं चलता। नीलम, मुझे बताइएगा कि जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड की ख्वाहिश होगी कि आपकी फैमिली हो, लेकिन अगर एक फिजिकल कमज़ोरी है, डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं, क्यों नहीं आपकी प्रेगनेंसी रह पाती, या वो क्यों अबॉर्ट हो जाती, क्यों टर्मिनेट हो जाती है? कुछ पता नहीं, हर डॉक्टर नए टेस्ट लिखवाता है, नए टेस्ट करवाते हैं। अब एक वो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने भी नए टेस्ट 3-4 लिखे हैं, मुझे नहीं बताया कि आपकी वजह क्या है। सही, आपको किसी ने नहीं बताई आज तक। मुझे ये बताइए कि आप डिप्रेस फील करती हैं तो घर वालों का रवैया आपके साथ कैसा है? लोग आपको क्या कहते हैं कि डिप्रेशन से कैसे निकले? आपको मजा किस चीज में आता है, किस चीज को एंजॉय करती हैं आप? मुझे एंजॉय बस अकेलेपन में, बस अपने आप को खुश करने के लिए क्या करती हैं नीलम, ये बताइए। मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत करें, इससे तो आप अपने मसाइल को मजीद पेचीदा करेंगे। देखें, कोई भी ख्याल अगर हमारे जहन में होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जहन फिर थक जाता है और एक हैबिट बन जाती है कि इस चीज के बारे में यही रवैया होगा। अगर आपने अपने आप को बदलना, मैं किसी के साथ बैठ जाऊँ ना जी, तो वो ताने मारना शुरू कर देते हैं या गिबती करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे अकेला रहना बहुत, बस यही अच्छा लगता है और इसी में सुकून मिलता है। नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आपके जैसे पता नहीं कितनी अनगिनत ख़वातीन होंगी जो सिर्फ लोगों के ताने, उनके रवैये, उनके तल्ख बातों की वजह से अपने आप को रादर अकेला कर लें। आप हमारा प्रोग्राम देखिए, इसमें ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ टिप्स मिलेंगी। ब्रेक की तरफ चलते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी हैवी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक ऐसे शख्स को जिसने इतनी तकलीफ, इतना ट्रॉमा, हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि एक DNC या एक मिसकैरेज कितना बड़ा ट्रॉमा है, और उस शख्स के सामने उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि अगर आप कोई इस नीयत से भी नहीं कि आपने उसको ताना देना है, लेकिन अगर कोई बात करें तो उसके दिल पे क्या गुजर रही है। काश हमें अल्लाह ताला इतनी हसासियत, इतनी सेंसिटिविटी दे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमसे शेयर किया अपना एक बहुत ही तकलीफ दे एक्सपीरियंस कि उनकी तकरीबन 12 मिसकैरेजेस हो गए हैं। शी फील्स रियली लो, और क्यों ना हो, एक शदीद डिप्रेशन, एक शदीद आजमाइश है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका रोल बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उनके हस्बैंड, उनके घर में रहने वाले लोग। और अभी हम इसी बारे में बात करना चाहेंगे कि द फिज़िकल अपहीवल, जो हैवॉक आपकी बॉडी के साथ होता है, जिस तकलीफ से आपका जिस्म गुजरता है थ्रू अ मिसकैरेज, उस पे बात नहीं की जाती। नाहिद आपा, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा तकलीफ दे है एक DNC, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ वंस अ पर्सन कम्स बैक, वो हील कर रहा है, उसके पास बस एवरीथिंग इज़ द सेम एक्सेप्ट दे डोंट हैव अ बेबी एंड दे आर ग्रीविंग। तो इस बात की आपको लगता है कि हमारे जहनों में कोई रिकलेक्शन भी, आप क्या कहेंगी उन ख़वातीन को जिन्होंने ये तकलीफ़ सही है? जो इस तकलीफ से गुज़र रहा है, वो जिस तकलीफ से गुज़र रहा है वो अगले को नहीं पता, और उस वक्त यू नीड लव एंड अफेक्शन। और आप कोई हम सोचते नहीं हम क्या बोल रहे हैं,
हमने किसी वजह से नहीं बोला होगा हर्ट करने के लिए, मगर कोई चीज़ बस हर वक्त लेटने से ऐसे ही हो जाएगा, तुम उठो चलो फिरो मिलो। वो इंसान जिस चीज़ कहते हैं ना, हर चीज़ जिस पे गुजरती है सिर्फ उसी को पता होता है। और किसी के जैसे अभी जो बात कर रही थी, उनकी बातों से ही लग रहा था कि वो कितने उनसे मुझे लग रहा है तकलीफ में और गम भी, और तकलीफ क्या होगी वो ज़्यादा बेहतर जाए। मगर हम इंसानों को ये सोचना चाहिए जितनी ऐसे वक्त में इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा लाइफ देने के लिए, ताकि वो अपनी तकलीफ भूल जाए। हम आजकल अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं, हम हर एक को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और ये समझते हैं कि बस वो वापस आ गई, शी इज़ गॉन थ्रू द सेम पोजिशन, शी इज़ गॉन थ्रू द सेम थिंग व्हाट। और आप एक्सपेक्टेशंस देखें ना, जाहिर सी बात है जब आपको ये गुड न्यूज़ मिलती है आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। आपकी किस स्टेज पे मिसकैरेज हो, आपने ख्वाब देखना, आपने नाम सोचने शुरू किए हुए होते हैं, हो सकता है कितने अरसे बाद आपकी ये मुराद पूरी हो रही हो, यानी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। लेकिन अगेन कमिंग बैक, हाउ कैन वी प्रिवेंट मिसकैरेजेस डॉक्टर ज़ुबैदा? कॉमन थिंग्स जो लोगों को, चलें प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक्स पाकिस्तान में नहीं है, जिस वक्त भी आपको पता चलता है कॉमन एहतियाती तदाबीर जो हो सकता है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, ख़वातीन को नहीं पता, बार बार नहीं याद कराया जाता, जो आप कहना चाहेंगी प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दिस? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि वो सारी फीमेल्स जो अब प्लान कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, जैसा आपने अभी शुरू में जिक्र किया था, फोलिक एसिड का इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर दें। ये सिंपल हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मिल जाता है फोलिक एसिड। और अगर वो दवा नहीं खाना चाहती हैं तो अपनी डाइट में हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें जिसमें फोलिक एसिड होता है, इवन गोश्त में, मीट में होता है, वो लेना शुरू करें। वो लिया जाता है लेकिन हम लोग फिर भी अब ज़्यादा आदी हो गए वो वाला खाना खाने की जिसमें चीज़ें नहीं होती, तो बेहतर है कि अपनी डाइट इम्प्रूव करें। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं इस एबॉर्शन के या मिसकैरेज के, वो हैं एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जिसमें कि कज़न मैरिजेस वगैरह हैं जो कि अब कम हो गई हैं, और दूसरे सबसे अहम चीज़ PCO, शायद आपने भी इसका नाम सुना हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो आजकल बहुत कॉमन है बच्चियों में, लड़कियों में, और ये हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। ये हम जो ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप पे बिजी हैं, जॉब्स लड़कियां कर रही हैं, वो ऑफिसेज में बैठ के काम कर रही हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, खाने में हम वो चीज़ें खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उससे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस आता है और इसकी वजह से ना सिर्फ प्रेग्नेंट होने में हमें प्रॉब्लम होती है बल्कि इसमें मिसकैरेज रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मिसकैरेज रेट की जब अभी हम शुरू में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट अर्ली मैरिजेस, जब अगर आप 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है, बॉडी इज़ नॉट एंटायरली रेडी। लेकिन साथ साथ जिस तरह हम फर्टिलिटी ईयर्स को पढ़ते हैं डॉक्टर ज़ुबैदा, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र के बाद हो रही है तब भी कहा जाता है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है? बिल्कुल, 30 साल की उम्र के बाद हो या 18 साल की उम्र से पहले हो, दोनों सूरतों में वो हाई रिस्क है, इसलिए कि बॉडी की अपनी एक कैपेबिलिटी है प्रेगनेंसी के लिए, और हमारे पास जो ओवरीज हैं जिनमें एग्स हैं हमारे पास, वो सबसे अच्छे वर्किंग ऑर्डर में होती हैं इन बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। लेकिन किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है कि वो उस वक्त शादी भी हो जाए और बच्चे भी हो जाए, ये तो लक पे है। लेकिन जो लोग खुद से डेलिबरेटली प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर रहे होते हैं, उनके लिए मैसेज है कि वो टाइमली प्रेग्नेंट हों, और या जिनकी शादी बहुत अर्ली हो जाती है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं ताकि बॉडी इस काबिल हो कि वो प्रेग्नेंट अच्छी हालत में हो और उसका अच्छा रिजल्ट आए। तो अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करें, एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, डाइट बहुत अच्छी हो, सारी मीठी चीज़ें, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, ये देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन ये खाने में अच्छे नहीं हैं आपकी बॉडी के लिए। प्रिवेंशन की बात भी की जा रही है ताकि वो लोग जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या फैमिली प्लानिंग के वे में हैं, दे कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन साथ साथ आमना थोड़ी सी बात, जैसे अभी उनकी कॉलर नीलम ने अपना जिक्र किया था, समबडी हु हैज़ जस्ट सफर्ड अ मिसकैरेज, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसको इस वक्त क्या ज़रूरत है? यानी आप देखें हर तरह का उसको मशवरा मिलता है, उसको कोई वजीफ़ा बता दिया जाता है तुम ये पढ़ो, उसको कह दिया जाता है कि नहीं आराम करो, अगर वो रो रही है तो उसको रोने नहीं दिया जाता, अकेले नहीं रहने दिया जाता। व्हाट इज़ द बेस्ट वे? यानी हमारे पास, सबके पास काउंसलर्स और थेरेपिस्ट नहीं हैं। अगर कोई ऐसा देखने वाला है जिसकी फैमिली में या उसके अपने साथ अभी एक मिसकैरेज हुआ है, क्या करना चाहिए? हाउ शुड यू डील विद योरसेल्फ? देखिए, मिसकैरेज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नो डाउट ट्रॉमा है, आपकी बॉडी के लिए भी और आपके माइंड के लिए भी। आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट होती है। तो एक ट्रॉमा से निकलने का एक पूरा पीरियड होता है, प्रोसेस होता है, ग्रीविंग पीरियड कहते हैं उसको हम लोग।
तो उस प्रोसेस से जब तक वो औरत नहीं गुजरेगी वो मेंटली उस लेवल तक वापस से सेट नहीं हो सकती। फिजिकली बॉडी आपके फ्यू डेज के बाद, फ्यू मंथ्स के बाद मे बी सेट हो जाती है बैक टू कंसीविंग स्टेज। कुछ लोग जैसे आप इसको समझे कि एक रिलेशनशिप ब्रेकअप है, जैसे ब्रेकअप हुआ या कोई रिश्ता खत्म हुआ, अब लोग कहते हैं ना कि इसकी फौरन से दूसरी शादी कर दो या गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप। अ लॉट ऑफ प्रेशर इज आल्सो देयर कि यस यू हैव हैड अ मिसकैरेज, नाउ ट्राई फॉर अनदर बेबी। यस, फॉरगेट दैट, और हाँ दूसरा बेबी आप प्लान कर लो ताकि तुम्हारा जहन उसके अंदर बैठ जाए। लेकिन आई बिलीव कि ये नहीं है, जब तक आप उस ग्रीविंग पीरियड से निकलते नहीं हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है और मैं अब अपने लाइफ को चेंज करना चाह रही हूँ, अब मेरा माइंड थोड़ा सा उस लेवल पर आया है कि मैं फिर से कंसीव करूँ। नाहिदा आपा क्या कहेंगी उन खवातीन को जो जैसे घर में बुजुर्ग भी हैं, वो प्रेशर दे रहे होते हैं कि नहीं अच्छा हो गया जो होना था, आगे देखो। देखो यहाँ पे यू हैव टू प्ले अ गुड पर्सनालिटी वे। जो लड़की है थोड़ा सा बड़ों का कहना सुन ले, मतलब इन द सेंस कि जो वो कह रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ विद द फैमिली, नो आज के पढ़े लिखे लोग हैं इतना नहीं कहते, मगर ट्राई टू सिट एंड टॉक टू देम। देखिए आजकल हर कोई रिश्तों से दूर हो गया है, हर कोई समझता है बस मैं समझूं मैं सही है, किसी की सुनना नहीं चाहते। जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं और अकेले रहेंगे ना, देन यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम ऑल दीस। इसमें एक बात मेरे जहन में आ रही है और अक्सर हम ड्रामों में भी देखते हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रियल डिपिक्शन भी है। एक खातून वो है जो अपने गम में, ग्रीफ में, बिकॉज उसका मिसकैरेज हुआ है। अक्सर जो उसके इर्द गिर्द के रिश्ते होते हैं उनकी भी तवक्कुआत होती हैं ना, अगर दादी है तो उसने भी ख्वाब देखे होंगे, हस्बैंड है तो एक बाप के तौर पर ख्वाब देखे होंगे। जब एक औरत वहां पे भी अपने आप को बड़ा अजीब सा फील करती है जब दूसरे रिश्ते ज्यादा गम मनाने लगते हैं। यानी आपको एक तो है कि चलें जी आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, लेकिन जो सास है वो आपसे भी ज्यादा रो रही है, हस्बैंड आपसे भी ज्यादा, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाती है। देखिए मैं एक बात बताऊं, असल हम लोग थोड़ा सा दीन से दूर हो गए। ये सब कामों में अल्लाह ताला का मेन चीज जो अल्लाह ताला चाहता है वो होता है, और फिर आपके ऊपर है कि आपको जब कोई चीज़ कही जा रही है आपने थोड़ा सा एहतियात। आज के ज़माने में आप देखिए, मैं जानती हूँ कितने लोगों जो डाइट पर हैं, मतलब अल्लाह ताला आपको एक चीज़ तोहफा देना चाह रहे हैं, और ये कहा जाता है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। आप अभी से अपने हिसाब से प्लानिंग करें, दैट इज नॉट राइट। द वर्स्ट थिंग नाहिदा आपा, वही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो शख्स इस तकलीफ से गुजर रहा है आप उसको मजीद ब्लेम करें या उसको मजीद दुखते हैं कि तुमने ये गलती की थी तो देखो तुम्हारे साथ हो गया, मेरी कहीं नहीं सुनी थी, या अपनी बात को करना कि मैंने तो इतने ख्वाब सजाए थे। आप थोड़ा सा एहसास करें उस शख्स का, उस खातून का जो इस तकलीफ से गुजरी। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अबरार खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी अपनी शादी को हो गए हैं 12 साल, तो मेरे इतने बच्चे नहीं हैं जी। तो पहले इनिशली तो कोई 1.5 साल में मेरी कोई प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन फिर वो अबॉर्शन हो गया था, तो नेक्स्ट हमने डीएनसी कराया जी, तो डीएनसी के बाद फिर नहीं कोई मौका मिल सका। सही। उसके बाद आपकी वाइफ की कोई पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं हुई आफ्टर द डीएनसी? पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं हो सकी। तो सोशल वैल्यूज के लिहाज से देखा जाए तो जिधर भी जाए जो भी है, अभी मेरी वाइफ है तो वो किसी को ऐसे बच्चे को उठाना चाहती हैं, तो लोगों का ये बिहेव होता है कि भाई ये तो नौसत से लोग हैं, इनको ना दें, ये ना उठाएं, क्योंकि अपने बच्चे नहीं। आप अपनी बीवी की दिलजोई कैसे करते हैं? मैं कहता हूँ ज़रा ये रब तआला का काम है, आपके सामने मैं उनको मिसालें देता हूँ कि रब तआला ने इनको ये औलाद दी थी तो वापस अल्लाह ताला ने ले ली है, किसी को दी भी अल्लाह ताला दे के आजमाता है, फिर लेके आजमाता है, फिर ना दे के आजमाता है, ये रब तआला के काम होते हैं। तो मैंने खुद ऐसे चीजें बयान की हैं और जीती जाती सबूत दिए हैं जिसपे उसको यकीन हो गया कि बाकी ये अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ही देने वाला होता है। लेकिन जब तकलीफ में होती है, आपके तवज्जुह से ये लोगों तक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा, लोगों के रवैये, लोगों की बातें उनको, क्योंकि आपके अलावा तो किसी से शेयर नहीं कर पाती होंगी, कितना तकलीफ देती हैं, किस बात से ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है उनका? ये होता है कि जो साथ वाली होती हैं जरा औरत के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इसको तो ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो कॉन्शियस होती है कि शायद मेरा घर वाला इस वजह से मुझे मतलब छोड़ ही ना दे, कोई ये ना हो कि डाइवोर्स में मामला आ जाए, दूसरे सोसाइटी के लिहाज से होता है। जो साथ वाली मैरिज हुई होती है उसी डेट्स में वो लोग फिर वो करने वाले होते हैं कि देखें इसका बच्चा तो 8 साल का हो गया, आपका अभी तक कोई नहीं है, लोग फिर उसको बड़ा चीजों को फेस करना पड़ता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आई होप कि आपकी जैसी सेंस और समझदारी लोगों में प्रिवेल करे। जिस तरह आप अपनी वाइफ के लिए एक बेहतरीन कंपेनियन, एक बेहतरीन ढाल बनकर, अल्लाह ताला ऐसी तौफीक सबको दे और ऐसी आजमाइश में लोगों को ना डाले। लेकिन ये हमारे लिए भी एक सवालिया निशान है। आप सोचिए कितनी जहालत, यानी इसके अलावा इसके लिए कोई लफ्ज नहीं हो सकता, सरासर जहालत है कि एक माँ जो ऑलरेडी तड़प रही है एक बच्चे के लिए, एक नेमत के लिए, अगर आपके पास वो नेमत है आप उसको हाथ लगाने नहीं दे रहे ये कह के कि ये मनहूस है। आई थिंक कि आपकी अक्ल पर इस वक्त अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। मुताद तो सारे हो जाते हैं, जो विक्टिम है वो भी और घर वाले भी। मुताद होना ज़रूरी भी है, इसलिए कि एक ऑलरेडी आप हादसे से गुजरे होते हैं तो एहतियात तो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात भी समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है। सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मिसकैरेज होता है तो एक औरत होती है ना, वो खुद ही एक चाइल्ड के लॉस में ग्रीव कर रही होती है, और फिर वो साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन का फेज़ होता है, जिसमें लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट लोगों से यही है कि अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ होती है तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस फॉर अ हेल्दी बेबी आफ्टरवर्ड्स। गिव द वुमन टाइम टू एटलीस्ट रिकवर फ्रॉम दैट फेज। सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। आप लोगों को रिकवर करने का वक्त दें, उनके सर पे तलवार लेके ना खड़े हो जाएं। और अहम बात यह भी है कि इन मौज़ूआत पे बात करें, इनको एक समझदारी के साथ समझने की कोशिश करें। आप यकीन करें जब हम ये पब्लिक ओपिनियन के लिए गए लोग बात करने को तैयार नहीं थे। दीज वर द ओनली 2 ब्रेव पीपल जिन्होंने कुछ बात भी की और कुछ समझदारी की बात की जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो उन साहब ने भी कहा कि जी ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात, ये हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं और इसमें हमारी कल्चरल जो दूसरे मसाइल हैं जैसे एडजस्टमेंट का हमने यहाँ पे किया कि घर का क्या माहौल है, वहाँ पे क़यास आराइयाँ कैसी हो रही हैं, पसंद की शादी है, अम्मा की पसंद की शादी है, ये सारी चीज़ें भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ असरअंदाज होती हैं। डॉक्टर ज़ुबैदा, कभी फ्रस्ट्रेशन होती है आपको कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपने कहा लड़की को या खातून को कि अपना ध्यान रखें और वो चाहने के बावजूद अपना ध्यान ना रख पाए क्योंकि वही ज़रूरत से ज़्यादा आराम हो रहा है, ये उसको सुनने को मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे में बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारी सोसाइटी में ये है कि बहू को ये ज़रूर कहा जाता है कि तुम आराम करने की वजह से कह रहे हो, लेकिन हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो हमारा रोल है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी कि गायनेकोलॉजिस्ट को जब काउंसलिंग करनी चाहिए तो हस्बैंड और हस्बैंड की मदर यानी उनकी सास को, पेशेंट की सास को मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि तो अक्सर ख़वातीन के साथ तो उनकी अपनी अम्मा आ रही होती है या उनकी अपनी बड़ी बहन आ रही होती है। बहुत कोई जहाँ पे शक की निगाह से कभी कभार देखते हैं तो सास आ जाती है, वो भी प्राय करने के लिए कि अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। हस्बैंड्स कितनी दफा जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास? कम आते हैं, लेकिन अगर आप उनको अवेयरनेस दें और उनसे कहें कि आप ही के बच्चे की भलाई के लिए आपको बुलाया जा रहा है, बेगम की बात ना की जाए, बच्चे की बात की जाए, तो फिर आते हैं। तो उनकी अगर अच्छी सी काउंसलिंग की जाए कि पेशेंट का ख्याल रखना है वरना एंड रिजल्ट आपके लिए भी खराब हो सकता है, जो बच्चा तो आपका भी है, तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा ख्याल रखते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपनी काउंसलिंग स्किल्स को बेहतर करना होता है और हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो रवैया है वो इन पेशेंट्स के साथ अच्छा नहीं होता है। आप क्या कहेंगी कि अगर घर का सिनेरियो फॉर व्हाटएवर रीज़न थोड़ा टॉक्सिक है या नॉन कंड्यूसिव है, वहाँ पे ताने भी मिलते हैं, बातें भी होती हैं या थोड़ी फ्रिक्शन मौजूद है, अब एक खातून जो प्रेगनेंसी से गुजर रही है और उसको आराम करना है, वो अपनी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करे? देखिए, सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज आपने खुद ही क्रिएट करनी है। टॉक्सिक कोई रिलेशन है या टॉक्सिक कोई लोग हैं, आपको जो चीज़ तकलीफ पहुंचा रही है उससे आप खुद एक डिस्टेंस कर लें। फिजिकल डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है, आप मेंटली एक डिस्टेंस कर लें। आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं जिससे वो चीज़ थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लड़कियां आती हैं जो कि वही टिपिकल हमारी सोसाइटी में सास के मसले, नंद के मसले, वो टेंशन इतना देती हैं, काम घर में बहुत करवाती हैं, मुझसे हो नहीं पाता है, मेरी चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं। वो भी औरत हैं, वो क्यों नहीं समझ पाती, वो भी इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। तो ठीक है, आप हर एक को अपने घर में चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो तो अपने आप को कर सकते हैं, अपनी सोच को कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो मदर इन लॉ हैं उनकी तमाम ही जो डिमांड्स हैं या जो तमाम ही सलाह है वो गलत है। इसमें बात ये की जा रही है कि आप ऐसा महसूस कर रही हैं, एक खातून ऐसा महसूस कर रही है जो प्रेग्नेंट है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, शायद उसकी बॉडी में जो हार्मोनल और डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। इसमें एक बिल्कुल वक्त बहुत कम है, नाहिद आपा थोड़ा सा नज़र की बात भी करना चाहेंगे। जो आपने शुरू बात ही इसी बात से की थी कि जो सलाह मशवरा या गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करो।
अक्सर एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी आता है व्हेन यू वांट टू सेलिब्रेट एंड यू वांट टू लेट द वर्ल्ड नो कि आप फैमिली वे पे हैं और आपको कहा ये जा रहा होता है बेटा थोड़ा संभल कर अभी ना बताओ। नॉट टू मच। देखिए नॉट टू मच, क्योंकि आज का जो वक्त है ना, ये सब जब बहुत ओवर हो जाता है ना, फिर हम कहते हैं नजर लग गई। हाँ। हम उस हद तक जाते क्यों हैं? और एक थोड़ी सी इस चीज में मैं कहूँगी शर्म और हया भी है, क्योंकि शर्म लिहाज है, बड़ों का अदब है। आज लोग कहते हैं नहीं बस नानी को और इनको तो इन्वॉल्व ही नहीं करना। देखिए ये वक्त आपको दुआओं की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि दुआएं जो है ना वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम बड़ों को जो दुआएं देते हैं, कहते हैं जो 40 से अबव हो जाते हैं ना, हर उस इंसान की, नेक इंसान की दुआएं कबूल होती। तो आपको जब दुआएं में आप ये जो आज का I don't know। अच्छा एक ट्रॉमा वेरी क्विकली नाहिद आपा, आपका, जुबैदा साहिबा आपका, एंड ऑफ कोर्स आमना, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वक्त मेरे पास इतना ही था। अच्छा फोबिया भी हो जाता है, जैसे आमना ने यहाँ पे स्ट्रेस किया कि ग्रीविंग पीरियड अपने आप को संभलने का मौका दें, वरना अक्सर ऐसे होता है कि एक मिसकैरेज के बाद जब दोबारा आपकी प्रेगनेंसी होती है, यूर ऑलवेज वरीइंग, और ये स्ट्रेस आप अपने ऊपर सेल्फ इंड्यूस स्ट्रेस होता है कि आप बार बार जाके चेक कर रहे हैं अपने आप को, आपको ये खदशा लगा हुआ है कि खुदा ना खासा मिसकैरेज ना हो जाए। इट इज़ ओनली लाइक एक्सीडेंट के बाद जब आप पहली दफ़ा अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, तब आपको डर होता है कि अब कहीं ना कहीं से कोई गाड़ी आके आपको मार ना दे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अपने आप को वक्त दीजिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर लचक पैदा कीजिए, अपने अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर लेके आइए। दुनिया भर ये कहती है कि मिसकैरेजेस के बाद, या अगर आप एक इनफर्टिलिटी के स्टेज से गुजर रहे हैं, हिप्नोसिस या थेरेपी इज़ फार मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव देन एक्चुअली टेकिंग मेडिसिन। आप अपने मेडिकल इशू के लिए तो दवा खा रहे हैं, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है। इसी के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।